आज यहाँ हम लोग एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड सबसे पहले ये समझना है कि ये मैक्रो कॉन्सेप्ट है, माइक्रो कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करें तो एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sector of an economy are planning to buy at given level of income during a period of one accounting year। अब देखिए इसमें जिस बात पे हमें ध्यान देनी है, सबसे पहली बात है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी एग्रीगेट डिमांड में हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर करेंगे। दूसरा, ऑल सेक्टर, यानी कि ऑल द सेक्टर का मतलब प्राइवेट, गवर्नमेंट, सारे सेक्टर्स हम लेंगे, ऑल द सेक्टर। तीसरा, प्लानिंग टू बाय, यानी ये एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ प्लानिंग है। प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, इनकम का लेवल फिक्स होगा, और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि इसको तोड़ के हम ऐसे कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जितने भी सेक्टर है उसका एग्रीगेट एक्सपेंसेस है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंसेस दोनों सेम होगा। एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंसेस रेफर टू द प्लान एक्सपेंडिचर, नॉट एक्चुअल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको डिफिनीशन में ही मैंने पहले बताया है कि ये एक प्लानिंग है। प्लानिंग टू बाय, हमने वर्ड यूज किया प्लानिंग टू बाय, यानी ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर हम सारे सेक्टर, हाउस होल्ड, फॉर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबके प्लानिंग एक्सपेंडिचर को ऐड कर दे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। यानी यह कॉन्सेप्ट चूंकि ड्यूरिंग द पीरियड है, इसीलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होके फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अगर आपको एग्रीगेट डिमांड निकालना हो तो कौन कौन सा कंपोनेंट्स आपको लेना है। तो पहला है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिनोटेड बाय सी, उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिनोटेड बाय आई। उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है तो वो निगेटिव है। यानी कि अगर हम एक शब्द में बोलें तो सारे सेक्टर के जो प्लान एक्सपेंडिचर है उसको अगर टोटल कर लें, अगर हम उस सारे सेक्टर के प्लान एक्सपेंडिचर को टोटल कर लेते हैं तो वो हमारा एग्रीगेट डिमांड आता है। कंपोनेंट्स के बारे में मैंने बोला तो कौन कौन सा है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिनोट किससे करते हैं? सी से। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से। गवर्नमेंट में दोनों होता है, वो कंजम्पशन भी है और इन्वेस्टमेंट में भी है, तो दोनों पार्ट होता है वो। तो गवर्नमेंट को जी से, इसीलिए गवर्नमेंट में जनरली हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और प्राइवेट में फाइनल गुड्स और सर्विसेज से यूजेज है, इसलिए वहाँ पर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि हम अगर लिखना चाहें, फॉर्मुलेट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं। अब हम सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे प्राइवेट यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पहला प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसी को आप हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलेंगे। इट्स रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by household on purchase of goods and services during an accounting period. Consumption expenditure is directly influenced by level of disposable income.
हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंडिचर करता है परचेज करने के लिए, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, यानी कॉमोडिटीज एक वर्ड में आप बोल लो, एक गिवन पीरियड में यानी अकाउंटिंग ईयर में, वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इनकम का लेवल, डिस्पोजेबल इनकम का लेवल, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अब बात होती है डिस्पोजेबल इनकम क्या है। डिस्पोजल इनकम होता है जो पैसा आप खर्च कर सकते हैं, यानी आपकी जो इनकम है उसमें से थोड़े टैक्स दे देते हैं, उसका जो बचता है वो डिस्पोजल इनकम है। ये हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था। यानी डिस्पोजेबल इनकम अगर ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा कर सकेंगे। आपके पास डिस्पोजल इनकम कम होगा तो आप कम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। डिस्पोजल इनकम रेफर टू द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज व्हिच इज अवेलेबल टू हाउस होल्ड फॉर एक्सपेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड सेविंग। यानी कि आपको टैक्स टूक्स पे करने के बाद नेट इनकम जो बचती है, जिसको आप तो या तो सेव करोगे या खर्च करोगे, इस तरह के इनकम को हम क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। अब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरे नंबर पे आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट्स रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय ऑल प्राइवेट फर्म ऑन कैपिटल गुड्स। कोई जितने भी प्राइवेट फर्म है वो कैपिटल गुड्स के क्रिएशन पे जो पैसा लगाता है, जैसे आपने प्लांट खरीद ली, मशीन खरीद ली, लैंड एंड बिल्डिंग बना ली, ये इस तरह के इनकम को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस तरह के एक्सपेंस को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब जरा एक बात ध्यान देना है, जब हम आप इस लेवल पे स्टडी करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनोमस है, ये सिर्फ इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मान लो इनकम कम है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, अगर ज़्यादा करनी है तो हम फंड बोरो करते हैं। तो इस तरह ये मान लेना होता है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस है और ये लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं करता। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट्स रेफर टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स and capital goods to satisfy to common need of an economy। हमने पहले अभी भी बोला कि गवर्नमेंट में हम गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं लगा के सीधे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लगाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही तरह के एक्सपेंडिचर आता है, कंज्यूमर गुड्स भी आता है और कैपिटल गुड्स। इसीलिए मैंने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर एज वेल एज इन्वेस्टर है। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब भी होगा तो वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों होगा। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जैसे मान लीजिए कि पब्लिक नीड को फुलफिल करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो आपको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में आता है। जैसे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, डिफेंस है, ये सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के पार्ट्स हैं। वही इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट रोड बनाती है, पावर प्लांट लगाती है, ओवर ब्रिज बनाती है, ये सब फ्लाईओवर बनाती है, ये सारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, नेट एक्सपोर्ट। हम अपने कंट्री से जो भी गुड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाहर के कंट्री को, गुड्स मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे कमोडिटीज, हम अपने कंट्री से जो भी कमोडिटीज यानी गुड्स एंड सर्विसेज रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई लेते हैं उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हमारा नेट सप्लाई है। नेट जो एक्सपोर्ट है यही हमारा इसमें एडेबल है। तो हम इसीलिए टोटल हमने बोला कि AD इजकल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड ऑफ टू सेक्टर मॉडल। हमें यहाँ एग्रीगेट डिमांड के दो ही सेक्टर मॉडल पे बात करनी है। जब हम एग्रीगेट
डिमांड के दो सेक्टर की बात करते हैं, इसका मतलब होता है सिर्फ हाउस होल्ड और फॉर्म, ये वाली सेक्टर क्या होती है, हाउस होल्ड और फॉर्म, यानी गवर्नमेंट और नेक्स्ट एक्सपोर्ट की डिस्कशन हमें नहीं करती है। ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं कि जिस इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्लोज इकोनॉमी है, और यहाँ पर एडी के कप में सिर्फ कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, यानी ये वाली पार्ट आपको बात नहीं करनी है। वैसे तो इसमें चार पूरे के पूरे सेक्टर्स होते हैं, जैसे आपको प्राइवेट कंजम्पशंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, इन्वेस्टमेंट, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ प्राइवेट और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो यानी अगर फॉर्मूले में चेंज करें तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा AD इजकल टू C प्लस I। क्या बनेगा, AD इजकल टू C प्लस I। अब अगर हम डिटर्मिनेंट्स की बातें करेंगे तो AD डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और इनकम घटने से एग्रीगेट डिमांड घटता है, यानी इनकम और एग्रीगेट डिमांड में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशंस है। इसमें सिंपल सी बात, जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जनरली जो होता है कि जिस रेशियो में इनकम बढ़ती है उस रेशियो में एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ती है। दूसरी बात कि आपका इनकम हो या ना हो, इनकम हो या ना हो, कंजम्पशन जीरो नहीं होता। मान लीजिए किसी दिन अगर कोई बंदा कुछ नहीं कमाएगा या कोई बंदा कुछ नहीं कमाता है तो क्या वो खाता नहीं है? इसका मतलब कि इनकम अगर जीरो भी हो तो कंजम्पशन कुछ न कुछ होती है, यानी कि आप कुछ न कुछ कंज्यूम करेंगे, नहीं कमाएंगे, खाना तो खाना ही है, खाना तो खाते ही हैं, तो उतना कंजम्पशन तो बढ़ता ही है। और हमने एक वर्ड बोला कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होती है, यानी कि चूंकि हम यहाँ पर मैक्रो लेवल में बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोनोमस होगी। अब मैं अगर एक शेड्यूल बनाता हूँ कि हमने एग्रीगेट डिमांड की शेड्यूल बनाया तो हम किस तरह बनाएंगे? इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, और AD एग्रीगेट डिमांड C प्लस I। जब भी आपको एग्जाम में शेड्यूल बनाने के लिए आता है तो टेक्निकली आप करना क्या है कि इनकम को मल्टीपल में, जैसे 100, 200, 300, 400 ऐसे करके बढ़ाना है, और कंजम्पशन में आप मिनिमम कंजम्पशन से कंज्यूम कर लेंगे और उसके बाद एक सेम अमाउंट से आपको कंजम्पशन को बढ़ाते जाना है। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होती है, इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस ही होती है, यहाँ पर बजटिंग होती है इसलिए ऑटोनोमस होती है। तो इन्वेस्टमेंट को आपको सेम रखनी है। तो अब आप देखिए कैसे हम बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपका इनकम पहले हम ले जीरो, मिनिमम कंजम्पशन कुछ ना कुछ होएगा ही, क्योंकि मिनिमम कंजम्पशन को तो हम कम कर नहीं सकते, और हमने इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस लिया 20, तो C प्लस I कितना हो गया? ये हो गया 60। अब दूसरे केस में इनकम को हमने बढ़ा के 100 कर दिया, तो हमने 40 है, टेक्निकली हम यूज़ करते हैं कि जितना मैं मिनिमम कंजम्पशन लेता हूँ उसके डबल के डिफरेंस से हम कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि इनिशियली जब कंजम्पशन होता है तो वो बढ़ता है स्पीड में, बाद में इनकम के रेशियो में नहीं बढ़ता है। तो हमने इसको ले लिया 120, ये 20 तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज होने वाली है नहीं, ये आएगा आपका 140। अब हमने इसको ले लिया 200,
तो हम देखिए यहाँ पर 40 था, 40 के डबल से हमने ऐड किया, फिर से 80 ऐड करते हैं, तो ये हो गया 220 C प्लस I, यानी ये हो गया 220। आगे फिर से हम इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे, हमने कर दिया 300, तो इसको मैंने ले लिया 280, 20, ये हो गया 300। इसी तरह हम फिर एक दो और बढ़ा लेते हैं, वैसे इतना काफ़ी है। 400, तो 8, 360, 20, 380। फिर लेंगे 500, 440, 20, 460। तो इस तरह हम शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल बनाने में टेक्निक क्या यूज करनी है? सबसे पहले इनकम को मल्टीपल में बढ़ाना है, 1 2 3 4 5, 1 1 2 ऐसे करके हम 1 2 3 4 5 में बढ़ाना है। कंजम्पशन मिनिमम हम एक एज्यूम कर लेंगे और उसके डबल से हम सब में ऐड करते चलेंगे। मैं 40 या 40 के डबल 80 हो गया, देखिए हमने 80 ऐड किया, इसमें भी 80 ऐड किया, इसमें 80 ऐड किया, करते हुए चलेंगे। इन्वेस्टमेंट चूंकि ऑटोनोमस है, इसीलिए हमने जो भी डिजिट उठाया उसी को सेम, आप 20 के बदले में 40 ले लो, 50 ले लो, कुछ भी चलेगा। हमने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते चला गया। AD=C प्लस I है, हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब हम इसके ग्राफ बनाने में चलेंगे। अगर हमें इसका कर्व बनाना होता है तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये 0। इसको बनाते हुए जो चीज़ देखनी है वो सबसे पहले मैंने बोला हुआ है कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, यानी वो फिक्स है। इन्वेस्टमेंट में आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देंगे। कंजम्पशन इनकम लेवल के साथ बढ़ता है, यानी जैसे मान लो यहाँ अगर कंजम्पशन 0 है, इनकम 0 है, तो कंजम्पशन मान लीजिए यहाँ है, क्योंकि कंजम्पशन तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि वो आपको सरवाइव करने के लिए कंज्यूम करना पड़ेगा। अब जैसे इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन यहाँ आ जाएगी, इनकम यहाँ आ गई, इनकम यहाँ होगी, कंजम्पशन यहाँ आ जाएगी, इनकम और बढ़ेगी, यानी कि ये इस तरह का एक लाइन बनेगा, ये है कंजम्पशन। जैसे जैसे आपका इनकम, जैसे देखिए इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ गई, इनकम बढ़ी तो, लेकिन चूंकि जिस रेशियो में इनकम बढ़ती है उससे कम रेशियो में कंजम्पशन बढ़ती है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा स्लोप बना के रखना है। कंजम्पशन लाइन ऐसे टेढ़ी बनी हुई है। अब आपका ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये कंजम्पशंस हो गया, तो इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशंस होता है एग्रीगेट डिमांड। तो अगर आप ऐड करके देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड दोनों के ऊपर, तो एग्रीगेट डिमांड में आपको टेक्निकली क्या करना, जितना यहाँ दूरी बनाया है ना उतना मन मन में यहाँ पर ले लेंगे और इसके पैरेलल लाइन आप बनाएंगे। ये हो गया C प्लस I, ऐसे आप डिनोट कर देंगे, इसका मतलब ये पैरेलल है। तो इसमें जो मेन पॉइंट ध्यान देनी है, सबसे पहले AD=C प्लस I, हमें यह मान लेना है कि केवल दो सेक्टर को हमने लिया है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का, रेस्ट सेक्टर हमने नहीं लिया है। इसी में हमारी इकोनॉमी इसी सेक्टर में फंक्शंस कर रही है। पॉजिटिव कंजम्पशंस इवन इनकम लेवल इज 0, चाहे इनकम 0 भी हो फिर भी कंजम्पशन सर्वाइविंग के लिए आपको कुछ न कुछ कंजम्पशंस करना पड़ेगा। और कंजम्पशंस की जो कर्व होगी वो स्लोप होगी, क्योंकि जिस रेशियो में इनकम बढ़ती है उस रेशियो में कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, क्योंकि जितना मान लीजिए आपकी नीड कंप्लीट हो गई, नीड फुलफिल होगी, तो उस रेशियो में थोड़ी आप और कंजम्पशन बढ़ाएंगे, तो वो सेविंग में कन्वर्ट होता जाएगा। इसीलिए जब भी आपको ये कर्व बनाना हो तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल एक इन्वेस्टमेंट लाइन बनाना, उसके ऊपर कंजम्पशंस लाइन बनाएंगे जो स्लोप होगी, अपवर्ड स्लोप होगी, और इन दोनों की एडिशन चूंकि CI होती है इसीलिए एक ऊपर पैरेलल लाइन बना देना, जो आप इन्वेस्ट कंज्यूम नहीं करोगे वो आपका सेविंग का पार्ट हो जाता है। अब हम लोग एग्रीगेट सप्लाई अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।